हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हम करेंगे साइंस के सारे चैप्टर्स की रिवीजन। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है ना, कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है, क्या नाम है? हाँ जी, नाम लिखा हुआ है इसका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। मतलब इसके अंदर हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सब समझने का प्रयास करते हैं। अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं हम जल्दी जल्दी से, क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर और क्या क्या नहीं पढ़ना। तो एक सेकेंड, हाँ मेरे को एडजस्ट करने दे इसे सही से। हाँ ये देखो बच्चों, जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होती है उसे हमने दो पार्ट के अंदर बांटा है इस चैप्टर के अंदर। एक के अंदर आपको रिएक्शन के बारे में बता रखा है और एक के अंदर आपको टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बता रखा है। मतलब पहले सेक्शन के अंदर तो आपको बताया कि रिएक्शन किसे कहते हैं और उसके बाद बताया कि किस किस प्रकार के रिएक्शन हो सकते हैं। तो ओवरऑल चैप्टर यही है। अच्छा सर, रिएक्शन कहते किसे हैं? तो देखो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी है। अगर किसी कभी भी किसी सब्सटेंस के कलर में चेंज आए, उसकी स्टेट में चेंज आए, स्टेट का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, इनमें से किसी भी फॉर्म में चेंज आ जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से सॉलिड बन गया, गैस से लिक्विड बन गया, सॉलिड से गैस बन गया, कुछ भी अगर स्टेट में चेंज आए, कलर में चेंज आए या फिर टेम्परेचर में चेंज आए, इनमें से किसी में भी चेंज आएगा तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर रिएक्शन हुई है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सर रिएक्शन कब होती है। और भी है भाई, क्या नाम है, डिटेल चैप्टर तो बाद में होगा अपना या फिर हो चुका है हमारा, तो ये तो रिवीजन है सिर्फ। चलते हैं आगे। अब किसी रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है वो हम इसके अंदर सीखेंगे। अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, उसको जानेंगे। ये सब आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, सबके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है भाई। इसके अंदर सबसे पहले आपको बता रखा है कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं। ऑब्वियसली जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं। और जो फॉर्म्ड होता है, यानी कि अगर मैंने कहा मैंने ए से कुछ बी बनाया तो इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा और बी बना, तो जिसने पार्टिसिपेट करा उसे रिएक्टेंट कहते हैं और जो बनता है उसे प्रोडक्ट कह देते हैं। ठीक है, बच्चों वाली बात है, इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। अच्छा आगे बात करते हैं कि सर एग्जांपल बताओ जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो देख लो भाई एग्जांपल, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो दही बनती है। तो ठीक है, क्या होता है डाइजेशन के अंदर, आपका स्टेट चेंज होती है, कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, कोई ना कोई गैस निकलती है, तो एक्सेट्रा। ये सब बच्चों वाली बात है, आपको अभी अभी बता दिया मैंने। तीन चीज का ध्यान रखना है। पहला, अगर उसका भाई क्या हो, स्टेट चेंज हो। दूसरा क्या था, उसका टेम्परेचर चेंज हो। और तीसरा क्या था, उसका कलर चेंज हो जाए। इन तीनों में कुछ भी चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें एक रिएक्टेंट भी होगा और एक प्रोडक्ट भी होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है देखो। केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। तो एक होती है वर्ड इक्वेशन, एक होती है केमिकल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन का मतलब होता है हम अक्षरों को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अल्टीमेटली ध्यान क्या रखना था, ध्यान रखना था कि वर्ड रिएक्शन किसे कहते हैं ना, ये तो पता ही है। आप जब रिएक्शन को किसी वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं तो इसे वर्ड रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं, बस इसी को, जैसे जिंक को Zn से लिखा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से लिखा जाता है। क्या बना देते हैं, जिंक सल्फेट बना देते हैं। यानी कि हम लिखते हैं जिंक और सल्फेट, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हमने किसी वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन के अंदर तब्दील कर दिया। तब्दील करने का मतलब होता है चेंज कर दिया। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी।
चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। और अगला पॉइंट लिखा हुआ है हमारा, अगला टॉपिक है कि केमिकल इक्वेशन किसे कहा जाता है। बस ये लिखा हुआ है इस तरीके से, एलिमेंट उनको रिप्रेजेंट करना उनके सिंबॉलिक फॉर्म में, इसी को क्या बोला जाता है, आपका केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना, बस आपको ये पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन कब होती है। दूसरा पता होना चाहिए आपको कि केमिकल रिएक्शन को लिखने के क्या क्या तरीके हैं। दो तरीके हैं, एक वर्ड की फॉर्म में और एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला आपसे, आपसे बस ये पूछने वाले हैं कि आपको पता है या फिर नहीं पता है। चलो, तो अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम है बैलेंसिंग। अगर आपने कोई रिएक्शन लिखी है तो वो बैलेंस होनी बहुत जरूरी है। बैलेंस होने का सर मतलब क्या होता है? नहीं, बैलेंस होने का मतलब है जितना आप रिएक्टेंट ले रहे हो उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओगे। आपने कहा सर मतलब बताओ। मैंने कहा मतलब सुनो, अगर यदि मान लो ऐसा है, सपोज करो, एक सेकेंड मेरे को थोड़ी सी जगह दे दो, एक ये जगह काफी है समझाने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर भाई मैंने क्या करा, मैंने एक हलवा बनाने की कोशिश करी, और जब हलवा बनाते हैं तो हमने लिया 1 किलो सूजी ली, है ना, रवा भी बोलते हैं जिससे, जो भी मतलब कि वो बनाना है, हलवा बनाने में। तो 1 किलो जब सूजी ली मैंने, तो इससे 1 किलो के हिसाब से ही तो हलवा बनेगा। ऐसा थोड़ी है यहाँ से कि आधा किलो के हिसाब से बन जाएगा। मान लो 1 किलो के अंदर 5 प्लेट हलवा बनता है, 5 प्लेट हलवा बनता है, तो 5 प्लेट ही तो बनेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि 2 प्लेट बन जाएगा या फिर 6 प्लेट बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितना रिएक्टेंट ले रहे हो उसी के हिसाब से प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आप लिखते हो कि नहीं नहीं सर 2 प्लेट ही बनेगा, तो मैं कहूंगा कुछ ना कुछ गलत लिख रहे हो तुम। और अगर तुम लिखते हो 6 प्लेट, तो भी मैं कहूंगा कि जरूरत से ज्यादा बन रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जितना रिएक्टेंट होगा उसी के हिसाब से प्रोडक्ट होगा, तो इसी चीज को आपको लिखना होता है। ठीक है, इसी हिसाब से बराबर करना होता है। अब रिएक्शन को बैलेंस करने का क्या तरीका होता है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, सीधा तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इनको इतना रीड करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। कुछ रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं, उन रूल्स को भाई पढ़ लेना। मैं एक बार जगह देख लूँ कहीं पर है कि नहीं है। यहाँ हो जाएगी जगह, ठीक है, एक सेकेंड दो। ये रही जगह हमारी, देखो। इन रूल्स को याद कर लेना बस, यही है हमारे रूल्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये वाला। तो सबसे पहला रूल है, और रूल ये कहता है कि जितने भी रिएक्शन के अंदर मेटल्स हैं उनको बैलेंस कर लेना। दूसरा रूल कहता है मेटल्स को बैलेंस करना है। दूसरा रूल कहता है नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है। तीसरा रूल कहता है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इसी ऑर्डर में याद रखना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और फोर्थ और लास्ट रूल कहता है हमारा क्या, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब आप कहोगे सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो जो होते हैं वो आपके नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं, तो नहीं, आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग से बैलेंस करना है। हाँ, यहाँ पर एक आपके लिए नोट है। नोट मतलब वो पैसों वाला नहीं होता, दूसरा नोट है। क्या नोट है सर? नोट ये है कि जब भी स्टेप करो, जब भी स्टेप करो, तो जितने भी प्रीवियस स्टेप हैं, जितने भी प्रीवियस स्टेप्स हैं उनको क्या करो, रिपीट करो। जब भी कोई स्टेप्स का यूज करो, किसी भी स्टेप का यूज करो चारों में से, जैसे सपोज करो आपने फोर्थ स्टेप का यूज करा, तो पहले जाकर के दोबारा से फोर्थ स्टेप यूज कर लिया। अब क्या करना है आपको, पहले स्टेप का यूज करना है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे पर आना है। ठीक है, तो हर बार आपको स्टेप्स रिपीट करने। अगर मान लो किसी ने आप दूसरे स्टेप का यूज करा है, तो वो दोबारा से दूसरा स्टेप यूज करने के बाद पहले वाले पर जाए और पहले वाले को दोबारा से रिपीट करके देखिए क्या मेटल बैलेंस है या फिर नहीं है। ऐसे समझ में नहीं आता है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाते हैं कि भाई क्या कहना चाह रहा हूं मैं, लेकिन इसको याद कर लो।
सबसे पहले मेटल बैलेंस, उसके बाद नॉन मेटल बैलेंस, उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस। ये चारों बातें से याद कर लो। कर ली? पक्का? ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने एग्जाम्पल की तरफ। हमारे एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है। एक सेकेंड, आंसर नहीं देखने, ठीक है। क्या लिखा हुआ है ये लिखी हुई रिएक्शन भाई। Fe प्लस में H2O, इसको बराबर करना है हमें किसके? Fe3O4 प्लस में H2। जो यहाँ पे दे रखा है इथेन ट्रायल वगैरह कुछ नहीं, बस इसी रूल का यूज करना है और किसी चीज का यूज नहीं करना, बस इसी का 4 रूल्स है, इनका याद करो। मेटल को बैलेंस करना है ना, हमारा सबसे पहला रूल यही तो कहता था। देखो, मेटल को बैलेंस करना है, आ जाओ करते हैं मेटल को बैलेंस। देखो, आयरन 1 है और प्रोडक्ट की तरफ आयरन काउंट करो कितने हैं? आयरन 3 है। तो क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें कुछ आगे पीछे करना है तो हमें यहीं पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्यों करा 3 से मल्टीप्लाई? क्योंकि हमें पहले वाले स्टेप का यूज करा, आयरन को हमने बराबर करा, ठीक है। अब देखते हैं भाई, सेकेंड स्टेप का यूज करते हैं। नॉन मेटल को बैलेंस करना। अब आयरन को तो कर दिया, मेटल को तो बराबर कर दिया। अब क्या यहाँ पर कोई नॉन मेटल है? आपने कहा सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मैंने कहा नहीं, इनको तो अलग से करना है। आपने कहा नहीं सर कोई नॉन मेटल नहीं है। मैंने कहा दूसरे स्टेप को फिर स्किप कर दिया, तीसरे स्टेप पे ऑक्सीजन को बराबर करना है। आपने कहा करो सर। मैंने कहा यहाँ ऑक्सीजन देखो कितनी है, तो आपने कहा सर 1 है। मैंने कहा यहाँ ऑक्सीजन देखो कितनी है, आपने कहा सर 4 है। मैंने कहा क्या करूं? आपने कहा सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा देखो देखो देखो, वही स्टेप दोबारा से हमने क्या करा, स्टेप नंबर 3 का यूज करा। और जैसे ही स्टेप किसी स्टेप का यूज करेंगे तो उससे प्रीवियस जितने भी स्टेप होंगे उनको वापस से रिपीट करेंगे। तो हमने कहा चलो सर ठीक है, क्या करें? मैंने कहा मेटल चेक करो। आपने कहा सर 3 मेटल है। मैंने कहा इधर देखो। आपने कहा सर 3 मेटल है, मेटल बराबर है। आपने कहा सर नॉन मेटल है ही नहीं। मैंने कहा स्टेप स्किप करो, तीसरे स्टेप पर आओ। आपने कहा सर 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। मैंने कहा ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, मेटल भी हो गए। अब बात करते हैं हाइड्रोजन को बराबर करने की। हमने कहा करो सर। मैंने कहा इधर हाइड्रोजन, आपने कहा सर 8 है। मैंने कहा इधर हाइड्रोजन, आपने कहा 4 है। मैंने कहा क्या करो? तो आपने कहा सर ये तो मेरे को पता है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, एक सेकेंड, आपने कहा कि अगर सर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा हाइड्रोजन के आगे, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं हाइड्रोजन के आगे, तो कितना हो जाएगा? ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो हमारी ये रिएक्शन क्या हो गई? बराबर हो गई। बस मैं ये जो फालतू की चीजें इनको रब कर दूं, ये लो, ये रिएक्शन क्या हो गई? हमारी बैलेंस हो गई। लेकिन क्या बैलेंस है? आपने कहा सर एक सेकेंड, आपने फोर्थ स्टेप का यूज करा, और अगर फोर्थ स्टेप का यूज करा है तो पहले स्टेप पे दोबारा जाओ। मैंने कहा आयरन बराबर, आयरन बराबर। फिर मैंने कहा दूसरा स्टेप, आपने कहा है ही नहीं। मैंने कहा तीसरा स्टेप, आपने कहा सर ऑक्सीजन। मैंने कहा 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। आपने कहा ऑक्सीजन भी हो गई, हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ऐसे करके आप कोई सी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिस करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। लेकिन स्टेप्स यही 4 फॉलो करने हैं। अगर इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो कर लोगे, मैं कह रहा हूँ कि आपसे सारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगी आराम से, इजीली। अगर कोई डाउट आए तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हमने पहली चीज पढ़ ली है। क्या पढ़ी है सर? हमने पहली चीज, जो पहला वो था सेक्शन था, पहला सेक्शन क्या था? सेक्शन 1 था कि एक रिएक्शन कहते किसे हैं और इसे किस तरीके से लिखा जा सकता है। दूसरा स्टेप है किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं, केमिकल रिएक्शन किस किस टाइप की होती है। अब देखो, केमिकल रिएक्शन किस किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहली प्रकार की जो केमिकल इक्वेशन होती है वो होती है भाई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक सेकेंड,
तो सबसे पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन एज इट इज याद कर लेना। डेफिनेशन आप क्या करनी है, एज इट इज याद करनी है। क्या डेफिनेशन लिख रखे, डेफिनेशन बच्चों वाली है, लिखा हुआ है इसके अंदर कि ऐसी रिएक्शन, मैं से एक बार काम करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन ऑक्सीजन मिले, दो रिएक्टेंट मिले और एक प्रोडक्ट बना दिया, दो रिएक्टेंट मिले एक प्रोडक्ट बना दिया, दो रिएक्टेंट मिले एक प्रोडक्ट बना दिया। CaO को क्विकलाइम कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और इसका नाम है क्विक लाइम। और कैल्शियम, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे लिखते हैं एक बार अच्छे से देख लो, इसे बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, याद रखना। ठीक है, OH जब आएगा तो SL यानी कि श्रीलंका जरूर आएगा। चलो, मैंने कहा, क्या कहा कि जब भी कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिले और मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, जैसे कि यहाँ यहाँ और यहाँ हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आपने कहा सर फिर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? मैंने कहा ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सो मतलब एग्जिट, एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट होगी क्या, थर्मिक मतलब हीट। तो जिस ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? रेस्पिरेशन इसका एग्जाम्पल होता है, क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे शरीर से एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आ गई तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगला पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर और कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये दे रखे हैं, ये दोनों एग्जाम्पल किसके दे रखे हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दे रखे हैं। देखो, किसी भी नेचुरल गैस को जब जलाते हो तो क्या नाम है, हीट रिलीज हो रही है। रेस्पिरेशन करते हैं, ये इक्वेशन होती है और एनर्जी रिलीज हो रही है। चलो, उम्मीद है एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। एक सेकेंड रुकना। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही है तो कोई इशू नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज होना यानी कि टूट जाना। जब कोई सिंगल कंपाउंड टूट जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर, तो ऐसी रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। बेटा, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, जो A नाम का सब्सटेंस था यानी कि रिएक्टेंट था, वो B और C नाम के दो अलग अलग सब्सटेंसों के अंदर टूट गया है। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस टूट जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। एग्जाम्पल, अब भाई देखो, कोई चीज अपने आप तो नहीं टूटती है ना। आपके घर में कोई सामान रखा हो, आपसे हाथ लग जाए और आप मम्मी को बोलो कि मम्मी अपने आप टूट गई, तो आप भी टूटोगे। सामान तो टूटा। तो इसलिए अच्छे बच्चों की तरह अपनी गलती मान लेनी चाहिए। क्या गलती माननी चाहिए? कि भाई सब जो सामान टूटा है वो किसी ना किसी वजह से टूटा होगा। कोई रिएक्टेंट टूटा है तो किसी ना किसी लॉजिक की वजह से टूटा होगा, किसी ना किसी वजह से टूटा होगा। अब वजह ढूंढनी है आपको। तो वजह सिंपल है। सबसे पहली जो वजह है भाई आपकी, वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब क्या हो गया? हीट। थर्मल मतलब क्या हो गया? हीट। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। ऐसा जब होता है कि कोई कंपाउंड टूट जाता है हीट की वजह से, तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। देख लो, ये एक सब्सटेंस था, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट गया, किसकी वजह से? हीट की वजह से। नाम याद कर लेना, कलर याद कर लेना, ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सिंगल सब्सटेंस था, हीट की वजह से क्या हो गया? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के अंदर टूट गया। नाम याद कर लेना, रिएक्शन याद कर लेना। ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को भी याद कर लेना। अब आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कि डिकम्पोजिशन होगी किसकी वजह से? इलेक्ट्रोलाइटिक की वजह से। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जब कोई डिकम्पोजिशन होता है तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो आपने कहा सर एग्जांपल, मैंने कहा देखो, वाटर था, उसके अंदर से करंट पास कराया, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये जो जग वग बना रखा है ये एक्सपेरिमेंट है। जब हम इस चैप्टर को डिटेल में करा था तो हमने इसके बारे में खूब चर्चा
करी थी। उम्मीद है आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, जब हम इस चैप्टर को दोबारा से डिटेल में करेंगे तब इसके बारे में हम आपको अच्छे से बता देंगे। अभी के लिए तो बस इतना ही कि इसे याद कर लो, ठीक है। रिवीजन वीडियो है तो रिवीजन वीडियो ज्यादा लंबी तो होनी नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं। सर और कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा एक और हो सकता है। आपने कहा क्या? मैंने कहा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, आपने कहा इसमें क्या होता है? मैंने कहा सन से जो लाइट आती है उसमें फोटॉन्स होते हैं, इसलिए हमने नाम दिया फोटोलाइटिक। लाइटिक का मतलब होता है टूटना। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब कि जब सन से जो लाइट आ रही है उसकी वजह से जब कोई सब्सटेंस टूटे तो इसे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। आपने कहा सर कोई एग्जांपल है क्या? मैंने कहा बिल्कुल। ये देखो एक सिंगल सब्सटेंस था, सनलाइट आई टूट गया ये, ठीक है, याद रखना। अच्छा, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आप एनर्जी दो, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब एंट्री, एंडो मतलब एंट्री। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, क्या नाम है उसके अंदर डालनी पड़ेगी रिएक्शन के अंदर, ऐसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। याद रखना, जो ये दोनों अबव रिएक्शंस हैं इनको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज करा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर किसका यूज करा जाता है। तो आपको ये दोनों रिएक्शन याद होनी चाहिए, जरूरी है। ये अगेन एंडोथर्मिक बता दिया कि जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? मेरे को उम्मीद है डिकम्पोजिशन आपको समझ में आया होगा। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। एक सेकेंड दो मेरे को, एक सेकेंड में सबको रब कर लूं, फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कोई सिंगल सब्सटेंस एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूट जाता है। किस किस वजह से टूट सकता है? हीट की वजह से टूट सकता है। और किसकी वजह से टूट सकता है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूट सकता है। और किस वजह से टूट सकता है? सनलाइट की वजह से टूट सकता है। इन सब की वजह से टूट सकता है। जब वो सनलाइट की वजह से टूटेगा तो इसे बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जब वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटता है तो उसे बोला जाता है, जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटेगा तो उसे बोला जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और जब वो हीट की वजह से टूटेगा तो इसे बोलेंगे थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन, है ना। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ये थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, सारी बातें हमने बता दी है। सबके एग्जाम्पल आपको जरूर याद करने हैं, बिना एग्जाम्पल के एग्जाम में मत जाना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आने तो है जरूर। अब बात करते हैं सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ी सी और तीन चार रिएक्शन और बची हुई है हमारी, तीन चार चीजें और बची हुई है, ज्यादा नहीं बचा हुआ, ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। हाँ, तो एंडोथर्मिक तक हमारा हो गया था, है ना। आगे चलते हैं। आगे क्या है? अगली है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है सर? मैंने कहा आओ चर्चा करते हैं। भाई देखो ऐसा होता है ना, आप बैठे हुए थे, आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए थे, मतलब कोई सभा चल रही थी, कोई समारोह हो रहा था, आप चेयर पे बैठे हुए थे। आपका कोई सीनियर आ जाए, आपका कोई सीनियर आ जाए तो आपको अपनी चेयर को छोड़ना पड़ेगा अपने सीनियर के लिए, है ना। ऐसे ही जब कोई ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस आ जाता है तो जो कम रिएक्टिव सब्सटेंस होता है वो अपनी जगह से चला जाता है, ताकि जो ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है वो आकर के उसकी जगह पर बैठ जाए। सिंपल बात है। अगर यह पतला दुबला सा लड़का है और ये कोई हट्टा कट्टा लड़का आएगा तो ये इसको हटा देगा, ए हट जाएगा और एक ही जगह कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। ऐसी रिएक्शन, अब इसे याद कर लेना भाई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, ये हट्टा कट्टा लड़का नहीं बोलोगे आप एग्जाम के अंदर, तो क्या बोलेंगे सर? मैंने कहा आप बोलोगे, एक सेकेंड, ये जो डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, क्या डेफिनेशन दे रखी है, इसे अच्छे से याद कर लेना। डेफिनेशन दे रखी है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि हटा देता है, किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल के लिए आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस
आयरन रिमूव कॉपर, तो आयरन सल्फेट बन गया। कॉपर बेचारा अकेले दुख मना रहा है, कोई नहीं, थोड़े दिन दारू पी के, क्या नाम है, थोड़े दिन पानी वानी पी के अपना काम चला लेगा। ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसे याद कर लेना कि जब आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हो तो ये ब्राउनिश कलर की हो जाती है, क्योंकि कॉपर आयरन के ऊपर आकर के डिपॉजिट हो जाता है। और जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, जो ब्लू कलर होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, डर्टी ग्रीन के अंदर। ठीक है, डर्टी ग्रीन कलर के अंदर चेंज होता है। कॉपर सल्फेट पहले किस कलर का था, ब्लू कलर का था। आयरन नेल डालोगे तो जो कॉपर होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा आयरन के ऊपर, और आयरन किस कलर का हो जाएगा, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। और जो सॉल्यूशन था जो कि नीले कलर का था वो अब डर्टी ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये वाली रिएक्शन होगी, याद रखना। ठीक है, अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या था कि मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को हटाया था। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, देखो ये सल्फेट इस बेरियम के साथ चला जाएगा, ये क्लोरीन इस सोडियम के साथ चला जाएगा, मतलब आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इस डेफिनेशन को याद करना है बेटा। क्या लिखा हुआ है, एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन का मतलब क्या होता है कि आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। आपने कहा सर आयन कैसे एक्सचेंज हो जाएंगे, मैंने कहा बस इस डेफिनेशन को अभी के लिए याद कर सकते हो आप, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्लास में आओगे तो आपको पता भी है कि क्या नाम है, जो Na2SO4 होता है वो टूट जाता है Na प्लस में, SO4 2 माइनस में। BaCl2 होता है वो टूट जाता है Ba2 प्लस में और Cl माइनस के अंदर। तो वो आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन आपको इतनी बातों पे ध्यान नहीं देना, आपको अभी एग्जाम की रिवीजन करनी है। तो एग्जाम की रिवीजन तो सिंपल है कि न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं। जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ रखे हैं उन्हें समझ में आ गई होगी ये बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। आयन एक्सचेंज होते हैं, ये एक एग्जांपल दे रखा है, ये Na क्लोरीन के साथ चला गया, सल्फेट बेरियम के साथ चला गया, और यहाँ पर बेरियम सल्फेट बना। ध्यान रखने, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बड़ा करके दिखा रहा हूँ। जो BaSO4 बना है ना, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे अगर आपने दूध के अंदर नींबू डाल देते हो तो रिएक्शन होती है, और जो आपका दूध होता है वो सॉलिड मास की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे आपने जब सोडियम सल्फेट के अंदर बेरियम क्लोराइड डाला तो आपको कुछ व्हाइट कलर का मास दिखाई दिया जो अलग हो गया था। जैसे दूध फटने पर दूध अलग अलग हो जाता है, ऐसे आपको व्हाइट कलर का कुछ अलग अलग सा दिखा, उसी को बोला जाता है बेटा प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उस रिएक्शन का नाम होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, दूसरी रिएक्शन इन विच precipitates are formed is known as precipitation reaction। अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो ये वाली इक्वेशन इसका बेहतरीन एग्जांपल है, इसे याद रखना। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यार ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, तो जितने भी नोट होते हैं उनको तो हम इकट्ठा कर ही लेते हैं क्योंकि नोट तो जरूरी होते हैं। सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट है बेटा। सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती, इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, बस ये 2 स्लाइड और हैं, चैप्टर खत्म फिर उसका। ठीक है, 2 स्लाइड भी नहीं है, एक ही स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है। ये अगेन आपको दे रखी है एक और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर PbI2 बना है, येलो कलर का पीपीटी बनेगा। ये भी याद रखना है कि येलो कलर का पीपीटी बनेगा, इन रिएक्शंस को याद करना है। ठीक है, चलो उसके बाद ये एक और दे रखी है, देखो इसके अंदर पीपीटी फॉर्म नहीं हो रहा है अभी, है ना। ठीक है, अगर पीपीटी फॉर्म नहीं हो रहा तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ये रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट है, पीपीटी फॉर्म नहीं हो रहा, तो वही लिखा हुआ था कि सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट में पीपीटी फॉर्म नहीं होता। पीपीटी मतलब होता है प्रेसिपिटेट। अब 2 और रिएक्शन बच गई, एक का नाम है ऑक्सीडेशन, एक का नाम है रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन जब बोलते हैं जब ऑक्सीजन आकर के ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, ऐसी कोई सी भी रिएक्शन जिसमें किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ऑक्सीजन आकर के जुड़ा, एक सेकेंड, ऑक्सीजन ऐड हुआ क्या, ऑक्सीजन, या फिर रिमूव हुआ कौन, हाइड्रोजन। जैसे आके आप देख सकते हो कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि ये रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कॉपर है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकलेगा तो रिडक्शन।
ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के पास आकर के कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो जब भी ऑक्सीजन ऐड होगा कहीं पर भी, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। और इसका अगर उल्टा हुआ, उल्टा मतलब सर, इसका मतलब है अगर इसका उल्टा हुआ कि ऑक्सीजन रिमूव हो गया और हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो इसको बोलते हैं हम रिडक्शन। इसको बोला जाता है रिडक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए है, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है, कॉपर से ऑक्सीजन निकला, तो ये हो गया रिडक्शन। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आकर के जुड़ा, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और दुनिया की ऐसी सारी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, उस रिएक्शन को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? The reaction in which oxidation and reduction takes place is known as redox reaction. एग्जाम्पल आपके सामने है, इन एग्जाम्पल्स को याद करना है। ठीक है, बस बेटा 5 मिनट और, जो बच्चे बोर हो रहे हैं उनके लिए मैं यही चाहूंगा कि बस 5 मिनट और टिके रहें, हमारा ये चैप्टर समाप्त होने ही वाला है। रिवीजन है तो रिवीजन समाप्त होने वाली है, बस 5 मिनट और। देखो, बात करते हैं कि सर कोरोजन क्या होता है। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसे कोरोजन, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, जंग लगना। किस किस के ऊपर लगता है, कैसे कैसे लगता है, तो आपको याद रखना है, ऐसे जितने भी मेटल होते हैं जो कि मॉइस्चर, एयर, एसिड के कांटेक्ट में आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोल देते हैं। वो अपने ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा लेते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है। और सब उस मेटल को बोला जाता है कोरोडेड मेटल, मतलब इसका कोरोजन हो चुका है। जैसे एग्जांपल के लिए, आयरन में जब कोरोजन होता है तो वो ब्राउनिश कलर की लेयर बनाता है ना, ब्राउनिश कलर का हो जाता है। जब सिल्वर में जंग लगता है, कोरोजन होता है, तो वो ब्लैक कलर की लेयर बनाता है, इसे याद रखना। और जो कॉपर होता है उसके अंदर जब जंग लगता है तो वो क्या बनाता है, ग्रीन कलर की लेयर अपने ऊपर डेवलप कर लेता है। ये सारी कुछ नहीं है, ये ऑक्साइड की लेयर है। ऑक्साइड मतलब मेटल के साथ जब ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया तो उसे बोलते हैं ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड की लेयर है। कैसे बचाया जा सकता है, गैल्वेनाइजेशन से। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक मेटल के ऊपर हम दूसरा नॉन रिएक्टिव मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, इसी को गैल्वेनाइजेशन मेथड बोला जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और आपका पेंट्स को अप्लाई करके इससे बचाया जा सकता है। किससे बचाया जा सकता है, कोरोजन से बचाया जा सकता है। लास्ट बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक की, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, जितने भी फैट और ऑयल होते हैं वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर खराब हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सील गए हैं, ये सीलन आ गई है इसमें, इसी को इंग्लिश में कहते हैं रेंसिडिटी, या साइंस में कहते हैं रेंसिडिटी। इसकी वजह से इसकी स्मेल भी खराब हो जाती है और इसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। रेंसिडिटी से बचाने के लिए क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, जैसे अचार के अंदर हम तेल डालते हैं। ऑक्सीजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। और क्या क्या करते हैं सर, और करते हैं, हम क्या कर देते हैं, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भर देते हैं या फिर फ्रीजर के अंदर इसे रख देते हैं। इसी प्रकार ये कुछ क्वेश्चन है भाई, इन सारे क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर कर लेना। ट्राई कर लोगे तो आपका फायदा रहेगा, अगर नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं। अपने ये इस लेक्चर को अच्छे से 2-3 बार पढ़ के चले जाना, जिस जो इसके अंदर बातें बोली गई हैं उन सारी बातों को अच्छे से याद कर लेना। तब तक के लिए थैंक्स, अभी तक बने रहने के लिए इस वीडियो के अंदर। ठीक है, बाय बच्चों।